हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रामबुल ट्रांसलेशन। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस। वर्तमान में हमने पढ़ा था बंगाल में द्वैत शासन, जो कि हमने कब डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि बंगाल में द्वैत शासन कब से कब तक लगा रहा। तो हम बात करें इसके विषय में, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाते हैं, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। बंगाल में द्वैत शासन 1765 से लेकर के 1772 तक लगा रहा। ठीक है, करीब 7 साल तक लगा रहा, 1765 से 1772 के अंदर। ठीक है, इसके अंदर बात की जाए किसके बारे में कि कुछ अधिकार जो थे राजा के फेवर में थे, राजा के पास थे, जिसके अंतर्गत प्रशासन, राजा के पास जो चीज़ें थी उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन आता है, प्रशासन आता है। राजा के पास जो चीज़ थी प्रशासन, उसके बाद में राजस्व वसूली, जितना भी रेवेन्यू है, जो भी टैक्सेस हैं, राजस्व वसूली, जो प्रशासन और राजस्व वसूली, क्योंकि टैक्सेस जो रेवेन्यू जो कलेक्ट कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। और दीवानी न्याय का अधिकार, दीवानी न्याय, यानी कि जुडिशरी भी थी, कहीं ना कहीं इनके फेवर में थी, इनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत थी कंपनी के पास। ठीक है, तो हमने समझा कि इसके बारे में ईस्ट इंडिया कंपनी हम कह सकते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो जो एरियाज थे वो कौन कौन से थे। तो उनके विषय में यदि हम बात करें तो कौन कौन से थे, 1765 से लेकर 72 के समय की बात है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास 1765 में प्रशासन और राजस्व वसूली और दीवानी न्याय क्षेत्र जो थे किसके पास थे। ये तीनों चीज़ें आपको याद कर लेना है, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, और जो रेवेन्यू है और दीवानी न्यायालय, ये सभी जो हैं किसके पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। हमने समझे बाकी जो सब जो थे, जैसे कि हम बात करें आंतरिक शांति की और फौजदारी न्यायालय, आंतरिक शांति, फौजदारी न्यायालय और प्रशासनिक, समस्त जो बाकी प्रशासनिक जो दायित्व हैं वो नवाब पर छोड़ दिए गए थे। ठीक है, 1765 के बाद है, तो इसलिए इसको बोला गया था द्वैत शासन, यानी कि सत्ता जो थी किसी एक पर्सन के हाथों में नहीं थी, बल्कि दो लोगों के हाथ में थी। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरा कौन थे, नवाब थे। ठीक है, तो हमने पढ़ा था, हमने समझा था बंगाल के ब्रिटिश, उसमें देखेंगे एक बार, मैंने आपको, हाँ देखिए लिखा हुआ है क्या रहा। मैंने बताया था आपके बंगाल के ब्रिटिश गवर्नर जो थे कौन कौन थे। रॉबर्ट क्लाइव, जो कि इनके समय में प्लासी का युद्ध हुआ था, मैंने आपको बताया था। देखिए 1757 से लेकर 1760 के रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में जो युद्ध हुआ था उसे हमने पढ़ा था प्लासी का युद्ध। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया। देखिए एक बार, अरे किधर गया, प्लासी का युद्ध, रुक जाइए एक सेकेंड भाई, ये कहाँ था। देखिए मैंने आपको क्या पढ़ा था, प्लासी का युद्ध। देखिए एक बार 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, हमने पढ़ा था किसके बारे में, 23 जून को जो है 1757 में सिराजुद्दौला वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, उसके बाद में 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। ठीक, तो 1757 से लेकर 1760 तक, यानी 1757 से लेकर 1760 तक रॉबर्ट क्लाइव का समय रहा। फिर 1765 से 1767 के बीच में रहा। वहीं बात करें किसके बारे में, वेंसी टार्ट के बारे में, 1760 से लेकर 65 के समय में रहा। उसके बाद में बात करें वेरी लस्ट के, तो 1767 से लेकर 69 तक रहा। और कर्टियार जो कि 1759 से लेकर 72, ये वही कर्टियार हैं जब 1770 में पश्चिम बंगाल में अकाल पड़ गया था। अकाल क्या पड़ गया था, अकाल। पूछा जाता है कि पश्चिम बंगाल में अकाल किसके समय में पड़ा हुआ था, तो वहाँ का गवर्नर कौन था, तो वहाँ का जो गवर्नर था उसका नाम था कर्टियार। क्या नाम था, कर्टियार था। उसी समय में 1770 में अकाल पड़ा था। कहाँ पर, तो कहाँ पड़ा था, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, क्यों पड़ा था, क्योंकि उस समय जो वहाँ पर का जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उनके जो शासक थे, तो वो क्या कर रहे थे, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जो है किसानों से ले रहे थे, जिसकी वजह से किसानों की स्थिति बहुत ज़्यादा कैसे हो गई थी, शोचनीय हो गई थी। बहुत ज़्यादा उनकी जो दशा थी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी, इसकी वजह से वहाँ पे अकाल पड़ गया था, भूखमरी सी आ गई थी। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, उसको हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे क्या लिखा हुआ है। देखिए, बंगाल में प्रभुत्व संपन्न शासक के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसने अपने आप को किस तरीके से स्टेबल किया, उसको हम समझेंगे। बंगाल में प्रभुत्व संपन्न शासक के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी दिखाई दे रहा है आपको हेडिंग में, उसको हम समझने वाले। 1772 में जब वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल के गवर्नर नियुक्त किया गया, 1772 में वॉरेन हेस्टिंग जो थे गवर्नर अपॉइंट हुए, तब रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बंगाल में स्थापित जो द्वैत शासन था वो पूर्ण रूप से विफल हो चुका था। अंत हेस्टिंग ने द्वैत शासन कर बंगाल पर विजित राज्यों के रूप में शासन प्रारंभ किया और छद्म मुगल
संप्रभुता के नकाब को उतार फेंका, यानी कि जो पावर नवाब को दे रखी थी वो भी इन्होंने अपने हाथ में ले ली और द्वैत शासन को समाप्त कर लिया और बंगाल पर विजित राज्य के रूप में शासन करना प्रारंभ किया। किसने किया? तो वॉरेन हेस्टिंग, जो कि 1772 में आए। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? मैसूर की प्रारंभिक स्थिति, मैसूर के बारे में हम पढ़ेंगे। मैसूर का आधुनिक कर्नाटक में जो है मैसूर है। ठीक है, लिखा विजयनगर के पतन के बाद मैसूर वांडेयार ये वंश का नाम है, वांडेयार वंश के शासन की स्वतंत्र रूप से एक उभरा। ठीक है, विजयनगर जो कि कहाँ पर है? कर्नाटक में है, मैसूर में। तो वांडेयार वंश के शासन में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरा विजयनगर। ठीक है, विजयनगर के बारे में बहुत सारा आता है हिस्ट्री में। 18वीं शताब्दी में इस राज्य की वास्तविक जो सेनापति जो थे, जिनका नाम था देवराज। देखिए यहाँ पे सही से नहीं लिखा हुआ है, थोड़ा सा वो हो गया, अभी दिखाऊंगी मैं। देवराज जो है राजस्व मंत्री, सेनापति जिनका नाम था देवराज, और राजस्व मंत्री जिसका नाम था नंजराज। क्या लिखा हुआ है? नंजराज क्या थे? राजस्व मंत्री थे। और सेनापति कौन थे? देवराज। ठीक, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, आगे हम समझेंगे। देखिए, अरे भाई कभी कभी चीज़ ना, देखिए आगे क्या लिखा हुआ है? हैदर जो है एक सामान्य सिपाही से प्रगति करता हुआ 1775 में डिंडीगुल का फौजदार बन गया। डिंडीगुल में नाम को पढ़ाया था, जब मैंने हैदर अली पढ़ाया था, टीपू सुल्तान पढ़ाया था। 1775 में डिंडीगुल का फौजदार बन जाता है अपनी प्रतिभा से, और वहाँ फ्रांसीसियों की मदद से एक आधुनिक शस्त्रागार की जो है स्थापना करता है। 1761 में हैदर मैसूर का जो है वास्तविक संस्थापक बन जाता है और 1776 में वह स्वयं को राजा घोषित कर देता है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो हैं, देखिए जैसे कि हमने पढ़ा था मुर्शिद अली कुली खां को जो फर्रुख शाह ने 1717 में भेजा था। तो जो वेस्ट बंगाल जब गया था, पश्चिम बंगाल जब गया था, तब उन्होंने देखा कि नवाबों के बीच में लड़ाई पड़ी हुई है और उन्होंने अपनी प्रतिभा इस बात का फ़ायदा उठाया। उन्होंने अपनी प्रतिभा का वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन दिया और खुद को एक राजा घोषित किया। और हिस्ट्री उठा के देखिए तो आपको यही मिलेगा कि किस तरीके से प्राचीन समय में और आज के समय में भी ऐसा हो रहा है कि इंसान किस तरीके से जो है, जब उसको लगता है मौके का फ़ायदा उठाने का, तो वो उस टाइम मौका का फ़ायदा उठाता है और अपने आप को राजा घोषित कर देता है। और हमने हिस्ट्री में पढ़ा और ये चीज़ यहाँ पे किसके बारे में बता दें? टीपू सुल्तान के फादर जिनका नाम है हैदर अली के विषय में बताई जा रही है। डिंडीगुल पर इन्होंने शासन किया। उसके बाद में 1761 में मैसूर के वास्तविक संस्थापक बन गए और वह उन्होंने स्वयं को राजा घोषित कर दिया। कुछ पॉइंट्स मैं इनको दोबारा रिपीट करूँगी, एक बार दोबारा देखेंगे। ये थोड़ा सा भाई ये रहा, अब देखिए कुछ पॉइंट्स जो है नज़र नहीं आ रहे, दोबारा से हम समझेंगे इसको। क्या लिखा हुआ है? विजयनगर मैसूर प्रारंभिक स्थिति। विजयनगर के पतन के बाद मैसूर में जो है एक वंश का उदय हुआ जिसका नाम था वांडेयार वंश के शासन में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरा विजयनगर। ठीक है, 18वीं शताब्दी में राज्य का वास्तविक शक्ति जो इसका सेनापति 18वीं शताब्दी में इस राज्य की किस राज्य यानी कि विजयनगर की वास्तविक शक्ति जो है सेनापति इसका नाम था देवराज के हाथों में। राजस्व मंत्री जिसका नाम था रंजराज। राजस्व मंत्री, ये क्या हो गया भाई, कहाँ से कटा होगा ये? देखिए क्या लिखा हुआ है? राजस्व मंत्री जिनका नाम था नंजराज के हाथों में आ जाती है। हैदर एक सामान्य सिपाही से प्रगति करता हुआ 1775 में डिंडीगुल का फौजदार बन जाता है। वहाँ फ्रांसीसियों की मदद से एक आधुनिक शस्त्रागार की जो है स्थापना करता है। कौन? हैदर अली। और 1761 में हैदर अली जो है हैदर जो है मैसूर का वास्तविक संस्थापक बन जाते हैं और 1776 में वह स्वयं को जो है राजा घोषित कर देते हैं। वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं। मैसूर के गवर्नर कह सकते हैं या राजा कह सकते हैं हैदर अली के विषय में, तो हम समझेंगे हैदर अली के विषय में कुछ पॉइंट्स। और देखिए क्या लिखा हुआ है कि उल्लेखनीय है कि हैदर अली जो है पेशवा माधवराव, ये वही पेशवा माधवराव हैं, नहीं वाले अलग थे, जिनको क्या बोलते हैं मुर्शिद अली कुली खान है, नहीं मुर्शिद अली कुली खान नहीं, जो क्या बोलते हैं शुजाउद्दौला के कौन थे? नाना थे, है ना। शुजाउद्दौला के नाना अलीवर्दी खान ने सरफराज को हराया था, तो उन्होंने भाऊजी क्या नाम था उनका मराठा के साथ में, जो 1740 में जो इन्होंने संधि की थी, उड़ीसा की संधि की थी, उन्होंने चौथनाम को कर ले गया। तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा उनका भाऊ नाम के साथ समथिंग कुछ नाम था, ये अलग है। पेशवा माधवराव ये अलग है शायद, है ना। एक बार मैं डिस्कस देखूंगी, एक बार फिर बताऊंगी आपको। क्या लिखा हुआ है? उल्लेखनीय है कि हैदर पेशवा माधवराव से परास्त
तो होता है और मराठाओं को चौथ भी देने को विवश होता है, किंतु माधव राव की मृत्यु के बाद में पुनः अपने क्षेत्रों का वापस जीत लेता है। थोड़े ही समय में मैसूर एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरना पड़ोसी राज्यों की ईर्ष्या का सबब बन जाता। मतलब वो कौन सी जगह थी, हमने अभी पढ़ा था, चौथ नाम का कर मैंने आपको पढ़ाया था, जो अलीवर्दी खां से जो चौथ नाम के उड़ीसा नाम की जगह चौथ कर दिखना से चौथ और स्वदेश मुख के 2 टाइप के कर थे, वो कर देना पड़ रहा था अलीवर्दी खां को। तो किसको देना पड़ा था, माधव राव थे या कौन थे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा नाम। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, मराठों को चौथ के रूप में विवश कर दिया था उनको, हैदर अली को। तो हैदर अली का ठीक है ये एरिया तुम ले लो और मैं तुम्हें टैक्स दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद में क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद उन्होंने हैदर अली ने दोबारा से उन एरियाओं को विजिट किया। विजिट करने के बाद में जब वो विजिट कर लिया उन एरिया को, तो जो आसपास के एरिया थे वो उनसे क्या करने लगे, ईर्ष्या करने की, जेलेसी फील होने लगी उन लोगों को। आगे देखिए क्या लिखा हुआ, हैदर अली ने अंग्रेजों के विरुद्ध नौसेना के महत्व की पहचान कर ली, जिसे व्यवहारिक रूप में देने का कार्य टीपू सुल्तान ने किया। आगे क्या पॉइंट समझेंगे, हैदर अली ने अंग्रेज के विरुद्ध नौसेना के महत्व की पहचान कर ली, जिसे व्यवहारिक रूप देने का कार्य टीपू सुल्तान ने किया। मतलब फादर ने नौसेना के महत्व को डिफाइन किया, पहचाना, लेकिन प्रैक्टिकली रूप में जो है उनके बेटे टीपू सुल्तान ने उसको प्रैक्टिकली इसका यूज़ किया। ठीक है, कल हम समझेंगे किस बारे में, प्रथम आंग्ल मैसूर को युद्ध जो 1767 से 1769 तक हुआ था। हम बात करेंगे इसके बारे में, कर्नाटक के प्रथम युद्ध के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। कर्नाटक, देखिए कर्नाटका का फर्स्ट वॉर, कर्नाटका का फर्स्ट वॉर 1746 से लेकर के 48 के बीच। इसके बीच पहली जो संधि हुई थी मैंने आपको पढ़ाया था, कौन सी संधि थी, एक्सला-सापेल की संधि, कर्नाटक का प्रथम युद्ध। उसके बाद में हम बात करें कर्नाटका का द्वितीय युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1749 से लेकर के 1754 तक, ठीक है। उसके बाद में बात करें किसके बारे में, कर्नाटक का तृतीय युद्ध जो हुआ था, कर्नाटका का तृतीय युद्ध समझते हैं हम किसके बारे में, कर्नाटका का तृतीय युद्ध, ठीक है। कर्नाटका का ब्लैक कलर थी, कर्नाटका का तृतीय युद्ध जो है कर्नाटका का, वो कब हुआ था, 1758 से लेकर के 1763 तक, ठीक है। एक बार दोबारा समझेंगे चीज़ों को, क्या लिखा हुआ है। ओ भाई देखिए, कर्नाटक का पहला युद्ध 46 यहाँ पे कर्नाटक का ऐसे बनाते रही, कर्नाटक का पहला युद्ध हुआ था 46, देखिए क्या हो गया, 1746 से लेकर 48। कर्नाटका का द्वितीय जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1749 से लेकर के 54, ठीक। और कर्नाटका का जो तृतीय युद्ध जो हुआ था तो वो कब हुआ था, 1758 से लेकर के 1763 तक, 1758 से लेकर के कब हुआ था, 1768 तक। कर्नाटक का पहला युद्ध कब हुआ था, 1746 से लेकर 48 तक। कर्नाटक का जो पहला युद्ध हुआ था 1746 से लेकर 48 तक, और कर्नाटक का दूसरा जो युद्ध हुआ था 1749 से लेकर 54 तक। और वहीं बात की जाए कर्नाटक तृतीय युद्ध तो हुआ था 1758 से लेकर 63 तक। कर्नाटक के पहला युद्ध जो हुआ था तो हुआ था एक्सला-सापेल की संधि। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध जो हुआ था तो संधि हुई थी पोंडिचेरी की संधि, पोंडिचेरी की, और तृतीय युद्ध जो हुआ था तो पेरिस की संधि हुई थी, ठीक है। ये हमने रिकॉल किया। कल हम मिलेंगे प्रथम आंग्ल मैसूर के युद्ध में। तो आज के लिए बस नहीं, तब तक टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फीडबैक मी। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑफर है टेक्स्ट बुक की तरफ से, है ना। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फीडबैक मी।